हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी बेस शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। जो भारत का जो संविधान है ये कैसे बना है और इसका जो संवैधानिक का जो विकास है वो कौन कौन से चरणों से होकर गुजरा है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक को, भारत का संवैधानिक विकास किन किन चरणों से होकर गुजरा है और फॉर्मल और एटलीस्ट 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया भारत पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। संविधान क्या होता है? सम प्लस विधान, मतलब कि सभी के लिए एक समान नियम, यही तो होता है ना। तो हम लोग बात करते हैं संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, विधि मीन होता है लॉ, सर्वोच्च विधि होती है या कानून होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं संविधान क्या होता है, तो संविधान आपका होता है संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो संविधान के अनुसार चलती है। संविधान मतलब सम प्लस विधान, एक ही नियम के अनुसार चलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान की बेसिक परिभाषा है, कॉपी में नोट डाउन कर लें कि संविधान क्या होता है। राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अनुसार चलती है, एक समान नियम के अनुसार चलती है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, सभी पॉइंटों को कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत जो आदर्श हैं उसका संकेत मिलता है कि शासन किस तरह चल रहा है और कौन कौन से इसके नेटिव हैं या मोटिव है, कैसे चल रहा है। आदर्शों का संकेत मिलता है कि कौन कौन से अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इन सब के आइडेंटिफाइड होता है संविधान के माध्यम से। साथ इसके साथ और कि सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसे हम लोग भारत सरकार के विभिन्न अंग, आपका कार्यपालिका है, विधायिका है, इसी तरह सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच किस प्रकार का संबंध व शक्ति संतुलन होगा, यह भी एक संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है या महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान क्या चीज़ निर्धारित करता है। जी हाँ, संविधान सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से काम करते हैं तथा उनके प्रकार का संबंध या शक्ति का संतुलन होगा, ये संविधान ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, संविधान सरकार के, जी हाँ, संविधान एक और चीज़, जो संविधान क्या है, नियम है। सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है कि सरकार जनता के अधिकारों पर कहाँ तक लागू कर सकती है, कहाँ तक नियम थोप सकती है और कहाँ जनता की फ्रीडम हो सकती है। ये सब नियम है, ये सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है, एक डिस्टेंस रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे कहना चाहूँगा आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। जी हाँ, भारतीय जो संविधान है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किया गया। जी हाँ, संविधान सभा हुई थी, उसके द्वारा किया गया, परंतु इसमें अधिकांश जो सेक्शन थे, प्रावधान थे, इसका जो विकास हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। जी हाँ, किसके दौरान हुआ था? ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। सभी को मालूम है जो भारत को जो संविधान मिला था, बना था, वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हुआ, लेकिन जो इसमें अनेक सेक्शन हैं, काफ़ी ज़्यादा भाग हैं, वो ब्रिटिश शासन से मिले जुले हैं या उनका प्रावधान था वो ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ था। उन प्रावधानों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, भारत का जो संवैधानिक विकास है ब्रिटिश शासन के दौरान जिन जिन सेक्शनों में हुआ था उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था वो दो भागों में हुआ। कौन कौन से दो भाग थे? एक आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था वो, और सेकंड आपका हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जी हाँ, किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन या प्रिंस के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ वो। इनको नोट डाउन करना है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है और हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संविधान विकास हुआ था उसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट आपका 1784, चार्टर एक्ट 1797, इन सबको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया घटित हुई थी या कौन कौन सा नियम पारित हुआ था। चार्टर एक्ट आपका 1793 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। चार्टर एक्ट आपका 1813, चार्टर एक्ट आपका 1833, चार्टर एक्ट आपका 1853। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा
प्रिंस, जी हाँ, ब्रिटिश जो क्राउन थे उनके अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था वह किस तरह से हुआ था, कौन कौन से इन्होंने बिल पेश किए थे। जी हाँ, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपका भारत शासन अधिनियम 1858 आपका आया। सेकंड आपका आया भारत परिषद अधिनियम 1861। थर्ड आपका आया भारत परिषद अधिनियम 1892। जी हाँ, थर्ड आपको क्या आया, 1892। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने और है भारत परिषद अधिनियम 1909। जी हाँ, 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, जिसका भारतीय संविधान में काफ़ी ज़्यादा योगदान है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, और आपका एट लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सभी घटनाक्रम से होकर एक संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा, जिसको हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सबको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग को जुड़े रहिए लास्ट तक और क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाइए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिहाज से एक सरकारी सीट निर्धारित करता है, क्योंकि हर एक पॉइंट एक अपने आप में एक मार्क्स निर्धारित करता है और एग्जाम में जो आपके जो मेरिट जाती है पॉइंटों से मेरिट जाती है, इसलिए आपको कोई भी पॉइंट जाना नहीं चाहिए आपसे। बात करते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, जब ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे आपके, लॉर्ड नॉर्थ। जी हाँ, लॉर्ड नॉर्थ थे। इन्होंने एक सेक्रेट कमेटी आयोजित की थी। जी हाँ, सेक्रेट कमेटी आयोजित की या सिफारिश की। इन्होंने 1773 में एक एक्ट को पारित किया जिसका नाम इन्होंने दिया रेगुलेटिंग एक्ट। जी हाँ, क्या नाम दिया, रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, आपको नोट डाउन करना है या फिर आपको समझना है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक सेक्रेट कमेटी के द्वारा एक एक्ट को पारित किया गया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के द्वारा, जी हाँ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जी हाँ, क्या कहा जाने लगा, गवर्नर को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सेकंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वारन हेस्टिंग। जी हाँ, कॉपी नोट डाउन कर, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, आपका यूपी पेट का एग्जाम था, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके वारन हेस्टिंग। देखिए, यूपी पेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आपके आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा। आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, या आपके रेलवे के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, कॉपी में नोट डाउन करना, जो बात बताई जाए उसको तो कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है। सारी चीज़ें नोट डाउन करिए या ना करिए समझ लीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ घटित हुई, वो क्या घटित हुई, जी हाँ, इसमें सर एलिजिया एम्पे, जी हाँ, कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी। जी हाँ, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी, सर एलिजा एम्पे। जी हाँ, सर एलिजा एम्पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रथम जो थी उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित की आपकी, कलकत्ता में, और न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात की थी हम लोगों ने कलकत्ता के बारे में। उच्चतम न्यायालय 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। जी हाँ, जिसमें 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश हम लोग ने बात कर ली थी सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, कौन सा आपका एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इन्होंने इसके अंतर्गत क्या किया था, एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। जी हाँ, जो कंट्रोल करेगा, जिसको क्या नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। कॉपी में नोट डाउन कर लें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कॉपी में नोट डाउन करने ये सभी पॉइंटों को। जी हाँ, इसके अंतर्गत एक और काम हुआ, सैनिक आपके हुए, असैनिक राज्यों संबंधी मामलों को नियंत्रित बोर्ड के अधीन करें। जी हाँ, जिस बोर्ड को बनाया गया था उसी के अंतर्गत ये सारे मामले आ गए। आपका सैनिक का, असैनिक का, राज्य संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, भारत में गवर्नर जनरल। जी हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या पहले 4 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई, अब बढ़ा के 6 कर दी गई। जी हाँ, 6 कर दी गई। कंपनी के जो अधिकार थे, व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को एक दूसरे से पृथक कर दिया है। जी हाँ, व्यापारिक अधिकार, कहीं भी व्यापार करने की
कहीं भी व्यापार करने का लाइसेंस मिलता था, जैसे आज लाइसेंस मिलता है, अनुमति मिलती थी, अधिकार थे और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, लेकिन उन दोनों को अलग कर दिया गया कंपनी के। कंपनी कौन? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 1786 का अधिनियम की बात हो रही है। किसकी? 1786 का अधिनियम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई? जी हाँ, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जी हाँ, गवर्नर जनरल किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। जी हाँ, आपको नोट डाउन करना है। गवर्नर जनरल आपको अगर 1786 में कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है गवर्नर जनरल को, जी हाँ, विशेष परिस्थिति, स्पेशल जो कंडीशन है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में निर्णय को, जी हाँ, जो कमेटी थी उनके निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आप समझ ली, वीटो का अधिकार हो गया था। कोई कमेटी में कोई भी निर्णय, लेकिन गवर्नर जनरल उस पर रद्द करने का अधिकार प्रदान था, वीटो कर सकता था। कौन? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको लोग समझिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने चार्टर एक्ट 1797 की हम लोग बात कर रहे हैं। इस एक्ट के अंतर्गत, जी हाँ, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, बिजनेस करने के जो अधिकार थे, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों तक अनुमति और प्रदान की गई। इस नियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन, जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका वेतन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष से दिया जाता, लेकिन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा। जी हाँ, किससे? भारतीय कोष से दिया जाने लगा, चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है गवर्नर जनरल का। जी हाँ, गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार होगा। जी हाँ, पूर्णतः अधिकार हो गया, स्पष्ट अधिकार हो गया या पूर्णतः अधिकार हो गया गवर्नर जनरल। कौन था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने चार्टर एक्ट 1813। जी हाँ, जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चार्टर एक्ट आपका अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, कंपनी जो व्यापार करती है उसके अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु उसका चीन के साथ जो व्यापार था, चीन से व्यापार एवं चाय से व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। जी हाँ, केवल चीन पर और चाय का अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये इसका अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने चार्टर अधिनियम लोग 1813 को डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी को, जी हाँ, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार होगा। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक प्रदेश और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान हो गई। जी हाँ, सभी अंग्रेज व्यापारी भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे और अंग्रेज थे, तो उनके संसद में या उनके देश में विरोध होने लगा कि मैं भी व्यापार करूंगा, इसलिए अंग्रेजों को छूट प्रदान कर दी गई भारत में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय, जी हाँ, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख, जी हाँ, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, या फिर बजट तैयार हुआ शिक्षा का। कितना? 1 लाख रुपए। जी हाँ, 1 लाख रुपए का बजट बना 1813 अधिनियम के अंतर्गत। ईसाई जो मिशनरी को भारत में, जी हाँ, ईसाई धर्म को जो मानने वाले थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने हेतु छूट प्रदान हो गई। चार्टर अधिनियम 1813। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले जो शिक्षा का बजट किस में आया? आपका 1813 चार्टर अधिनियम। कितना आया आपका? 1 लाख रुपए। ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट कब प्रदान हुई? आपकी 1813 चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, अगर एक सरकारी सीट प्राप्त करनी है। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन के साथ तथा चाय के व्यापार करने के एक अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अभी तक क्या था? एक अधिकार प्राप्त था कंपनी को, केवल चीन और चाय का व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, लेकिन अब उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, चार्टर नियम 1833 की बात कर रहे हैं। राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्व का जो कार्य था कंपनी का 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, बंगाल का गवर्नर जनरल। जी हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जी हाँ, पहले बंगाल का नाम था गवर्नर जनरल, अब क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, जी हाँ, जो कानून बनाता था विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। किसको शामिल किया? लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। 1834 की बात करते हैं हम लोग। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया। जी हाँ, 4 सदस्यीय विधि या कानून आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई तथा एलन बरो द्वारा दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। जी हाँ, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। जी हाँ, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या हुआ था? जी हाँ, इसमें आपका हुआ सिविल सेवक को, जी हाँ, सिविल सेवक जो आपके IAS PCS आपके सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ। जी हाँ, आयोजन प्रारंभ हुआ, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इन्होंने विरोध कर दिया तथा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आयोजन कब हुआ? 1833। चार्टर अधिनियम आपका हुआ था 1833, खुली प्रतियोगिता। नेक्स्ट आपके सामने है चार्टर अधिनियम 1853। जी हाँ, क्या है? चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को, जी हाँ, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया। जी हाँ, प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों को पृथक कर दिया गया, पृथक करने की व्यवस्था की गई। और विधि निर्माण हेतु, जी हाँ, विधि या कानून निर्माण के हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। जी हाँ, इसमें क्या किया गया? आप कॉपी नोट डाउन कर लें। गवर्नर जनरल के जो कार्य थे उनको अलग अलग पृथक कर दिया, विधिक कार्य को अलग पृथक कर दिया और प्रशासनिक कार्य को अलग, तथा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, चार्टर अधिनियम 1853 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। जी यहाँ, सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1858। जी हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन जो संवैधानिक विकास हुआ था वो किस तरह हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 ये किसके अंतर्गत आया सुधार? आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जी हाँ, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जी हाँ, इसमें क्या हुआ? इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया आपका 1858 में। समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके उसे भारत का वायसराय क्या कर दिया? गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर दिया गया और भारत का वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत के जो सचिव को दे दिए गए। जी हाँ, भारत सचिव को प्रदान होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, इसके द्वारा जो था क्या कार्य हुआ? इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया। जो आपके प्रांतीय विधान परिषद थे उनको कानून निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कोई भी नियम आप लोग पारित कर सकते हैं। कौन? गवर्नर जनरल। अध्यादेश, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। कार्यपालिका में जितने लोग थे उसका विस्तार किया गया तथा विधि मतलब कानून विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। अभी तक 4 सदस्य, अब 1 सदस्य और इंक्लूड किया गया, 5वां सदस्य शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है 1861 भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल, जी हाँ, गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। जी हाँ, वीटो मतलब क्या? आई डिनाइड, मतलब मैं मना करता हूँ या फिर यह चीज़ पारित नहीं हो सकती। किसी विधेयक पर वीटो पारित कर सकता था। कौन? गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा
किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने भारत परिषद अधिनियम 1892 की हम लोग बात कर रहे हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना था। जी हाँ, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जी हाँ, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, राज्य के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर भी बहस कर सकते थे। जी हाँ, विधानमंडल के जो सदस्य अब केंद्रीय जो बजट पेश होता था उस पर भी बहस कर सकते थे, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, लेकिन उनको मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल बहस कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त जी हाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या, जी हाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितनी निश्चित थी, 16 निश्चित की गई। जी हाँ, कम से कम 10 कर सकते हैं और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना था। जी हाँ, सरकारी पद पर नियुक्ति ना हो, गैर सरकारी होना था। किस पर, आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। केंद्रीय सभा की बात हो रही, सेंट्रल हॉल की बात हो रही, सेंट्रल मीटिंग। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जी हाँ, 1909, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं आपके माल्य मिंटो सुधार। जी हाँ, इस अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड माल्य इंग्लैंड में, जी हाँ इंग्लैंड में भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। जी हाँ, इंग्लैंड में भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड माल्य, तथा भारत में वायसराय आपके लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम, जी हाँ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। जी हाँ, पृथक मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और बजट पर चर्चा करने के साथ साथ पूरक प्रश्न, जी हाँ जिनका जवाब आपको पूछना पड़ता, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। जी हाँ, यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जी हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका, जी हाँ कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट, गर्व की बात है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय थे। जी हाँ, प्रिंस क्राउन्स का मनोनीत किया था वायसराय को, प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। जी हाँ, विधि सदस्य मतलब कानून बनाने के सदस्य के रूप में उनको मनोनीत किया गया था या चुना गया था। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है 1900 भारत शासन अधिनियम 1919। जी हाँ, 1919 के अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मांटेगू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। जी हाँ, कौन थे? भारत सचिव मांटेगू और भारत के गवर्नर जनरल कौन? चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित आपका है 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन। जी हाँ, डबल द्वैध शासन, डायरेक्सी की स्थापना की। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। जी हाँ, प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से आपके विषय थे? आपका आरक्षित, दूसरा आपका हस्तांतरित। जी हाँ, आरक्षित एवं हस्तांतरित। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आरक्षित विषय में आपके कौन कौन से विषय आते थे? आरक्षित में आपके आते थे राजस्व का, न्याय का, वित्त का, पुलिस, ये आपके जो विषय थे ये आपके आरक्षित थे। हस्तांतरित विषय की बात करते हैं, आपका स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये आपके हस्तांतरित विषय में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदन डबल सदन, जैसे इसमें हम लोग के यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई व आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। जी हाँ, किसके द्वारा? आपका जो चेम्सफोर्ड था उसके द्वारा, मांटेगू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, इस अधिनियम के द्वारा ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जी हाँ, लोक सेवा आयोग का भी गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, साइमन आयोग की बात करते हैं। जी हाँ, साइमन आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन, जी हाँ जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य था भारत शासन अधिनियम 1919 में जो कमेटी गठित हुई थी उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।
आयोग द्वारा रिपोर्ट 1930 में सरकार को सौंपनी थी, ब्रिटिश सरकार को सौंपनी थी, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। वो सिफारिश क्या थी उनको हम लोग देखते हैं, उनको समझते हैं कि कौन कौन सी सिफारिश की थी। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सिफारिश थी प्रांतों में दैर शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्ता प्रदान की। जी हाँ, क्या किया, उन्हें स्वायत्ता या उनकी स्वतंत्रता प्रदान की। राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, राज्यों में सशक्त संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये रिपोर्ट पेश की थी किसने, साइमन कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्रिप्स मिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। क्रिप्स मिशन 1942। जी हाँ, भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। जी हाँ, क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट, जी हाँ डबल स्टेट के साथ, डोमिनियन स्टेट के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। इन्होंने क्या कहा था, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जी हाँ, क्रिप्स मिशन क्या था समझ लीजिए आप लोग। क्रिप्स मिशन ये था कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा था। उन्होंने कहा था कि हम भारत आएंगे, डोमिनियन स्टेट मतलब डबल स्टेट की बात करेंगे, उसमें जो आपके जो देशी रियासत हैं उनको शामिल करेंगे, ब्रिटिश प्रांत को शामिल करेंगे, फिर हम लोग दो भागों में बांट देंगे या दो प्रांत बना देंगे, इससे इन्होंने कहा था, और एक संविधान बना देंगे। ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था 1942। फिर जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वह संघ से पृथक हो सकते हैं या वो अपनी एक नई रियासत बना सकते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। डोमिनियन स्टेट थी, ये नहीं मालूम था कि मुस्लिम बाहुल अलग हो जाएंगे, हिंदू बाहुल अलग हो जाएंगे, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन जो मुस्लिम थे उनको भय हो गया था क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण का स्पष्ट प्रावधान नहीं था होने का मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, पहले ही मना कर दिया। इनको ये नहीं मालूम था कि ये हमारी बात कर रहे हैं। उन्होंने गोपनीय रखा था। इन्होंने ये कहा था कि दो भागों में विभाजित कर देंगे, दो भागों को दो स्टेट में बांट देंगे, आपको नियम बना देंगे, आप लोग रहना, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। तो इसलिए मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम कांग्रेस के जो सदस्य उन्होंने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है वेवल योजना। वेवल योजना आपकी कब आई, वेवल योजना आपकी 1945 में आई। जी हाँ, यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति आपकी हो गई थी। उसके बाद जो जापान के विरुद्ध जो भारतीय जो समर्थन जो प्राप्त करने तथा भारत में जो संवैधानिक जो गतिरोध था, जी हाँ संविधान को लेकर समाप्त करने के लिए 4 जून, जी हाँ 4 जून 1945 को भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे आपके लॉर्ड वेवल, जी हाँ उन्हीं का नाम है लॉर्ड वेवल, उन्हीं की योजना है 1945। वायसराय लॉर्ड वेवल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उसे किस नाम से जाना जाता है, वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक अंतिम सरकार का गठन था। जी हाँ, संविधान जब तक बनेगा तब तक उसके पहले एक सरकार का गठन करना था, इनकी योजना था वेवल की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने योजना में, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, योजना में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनः गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। जी हाँ, वायसराय आपका कौन होगा, भारतीय नहीं होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख मतलब जो आर्मी का लीडर होगा को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी हाँ, अभी भी लोग दिमाग लगा रहे थे कि सारी शक्तियां दे देंगे, लेकिन जो राजा होगा, जो वायसराय होगा, वो कौन होगा, ब्रिटिश होगा। सैन्य प्रमुख भी ब्रिटिश होगा, तो गुलाम कभी बन सकते हैं, तो उसको क्यों स्वीकार। वेवल योजना आपकी 1945। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है शिमला सम्मेलन 1945। जी हाँ, शिमला सम्मेलन भी हुआ था 1945। 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें सभी दल के लोग शामिल थे शिमला सम्मेलन में, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधि, जी हाँ कितने प्रतिनिधि, 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, किसने किया, अबुल कलाम आज़ाद ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित है, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, क्या शर्त रखी इन्होंने कि वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें जो मुस्लिम सदस्य कुछ भारतीय कांग्रेस के थे,
कांग्रेस के थे मुस्लिम सदस्य, उनको नहीं, जो मुस्लिम लीग के द्वारा सदस्य चुने जाएंगे वही कारखाने में भाग लेंगे। ये किसने शर्त रखी? मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई। मुस्लिम लीग द्वारा ही किया जाएगा सदस्यों का चयन। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कैबिनेट मिशन की बात करते हैं 1946। जी हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आपके? सर क्लीमेंट एटली। जी हाँ, लेबर पार्टी के सदस्य सर क्लीमेंट एटली 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध चल रहा था दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। जी हाँ, कैबिनेट मिशन कब आया? एग्जाम पूछा जाता है आपका। कैबिनेट मिशन 1946 में को आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में आपके कौन थे? सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, एलबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। जी हाँ, कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या कौन कौन से प्रावधान ये लोग लाए थे? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया। जी हाँ, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट था इसका, संघीय विषयों के अतिरिक्त। जी हाँ, संघ विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी या उनके अधिकार में होंगी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। जी हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 जी हाँ 389 सदस्य होंगे। 10 लाख, जी हाँ 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। जी हाँ, 10 लाख व्यक्तियों में केवल एक सदस्य होगा संविधान सभा में। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं उसमें एक सदस्य होता है, उसी तरह उन्होंने कहा था 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। जी हाँ, जितने ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी के आधार पर सदस्य होंगे। जैसे यूपी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? यूपी में आपकी लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें ज़्यादा हैं। किस हिसाब से? आपकी जनसंख्या के हिसाब से आपको सीटें मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, कैबिनेट मिशन में आपका एक अंतिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। जी हाँ, एक सरकार निर्माण होगा जिसमें सभी राजनीतिक दल उसका सपोर्ट करेंगे। फिर अंतरिम सरकार का गठन। जी हाँ, लास्ट में क्या होता है? अंतिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लीग की, जी हाँ, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, परंतु 3 मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल थे। जी हाँ, लेकिन 3 मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी भीतर सरकार में शामिल हो गए। जी हाँ, 26 अक्टूबर 1946 को, जिसका उद्देश्य था सरकार में रहकर पाकिस्तान की लड़ाई को आगे बढ़ाना था, पाकिस्तान की मांग करना था, सरकार में रहकर ही गतिरोध पैदा करना, विरोध पैदा करना, आपस में लड़ाई पैदा करना, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था और ये इसमें सफल भी हुए। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वायसराय थे और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, कौन उपाध्यक्ष? कौन आपके? पीटी नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, अंतिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य। जी हाँ, पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे के स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, जी हाँ 5 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए। जो सरकार आपकी बनी थी, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। जी हाँ, जो संविधान सभा जो निर्णय करेगी, जो नियम कानून बनाएगी, वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन में कहा, अंतिम सरकार गठन में कहा। अंतिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे। एक आपका अंतिम सरकार पीटी नेहरू, दूसरा ब्रिटिश सरकार। सबके अधिकार अलग अलग थे। कहीं पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वहाँ पर कुछ नियम लागू नहीं होंगे, कहीं लागू होंगे। कभी आपका क्या होता था, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे लेकिन बाद में शामिल हुए गए। तो इस तरह जो अंबेडकर ने कहा था, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। जी हाँ, 3 जून 1947 भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जी हाँ लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। इस योजना में कहा गया कि भारत का विभाजन भारतीय संघ
तथा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये पीटी नेहरू, ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ये सिग्नेचर हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं। भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। कब? 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उत्तरी पश्चिमी, जी हाँ, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा वह किसके साथ रहना चाहता है। जी हाँ, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत था असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा, वह किसके साथ रहना चाहेंगे? पाकिस्तान या हिंदुस्तान। ये योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। कौन कौन से प्रावधान थे, इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा क्लास को शेयर करते जाइए अपने फ्रेंडों के साथ में, तथा जो भाई बहन यानी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को शेयर करते हैं फ्रेंडों के साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। जी यहाँ कब? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, प्रत्येक अधिराज्य में एक आपका गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। जी यहाँ कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। जी हाँ, संविधान सभा 1935 का जो अधिनियम बना था उसी के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, जी हाँ, एक आपका पंजाब सीमा आयोग, दूसरा आपका बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके सर रेलिफ रेडक्लिफ। जी हाँ, रेडक्लिफ रेखा भी किसके अंतर्गत है? भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ थे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो भारत का जो संवैधानिक विकास था, इसको हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका रेगुलेटरी एक्ट क्या होता है, चार्टर एक्ट क्या होता है, और भी का भारत शासन अधिनियम क्या होता है, 1935 क्या होता है, इसका योगदान क्या है। काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सबसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली सिविल परीक्षा किसने आयोजित की, दास प्रथा का अंत किसने किया, काफ़ी इस प्रश्न बनते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए, आपके यूपी पैट के एग्जाम पूछे गए, अन्य सभी एग्जामों में प्रश्न पूछेगा, चाहे वो आपका रेलवे हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और 100% 1 या 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। इसलिए आपको कॉपी नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंटों को, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे जो संविधान बना था उसमें कौन कौन सी समितियाँ बनी, कब लागू हुआ, और फिर कौन सलाहकार बने, कौन अध्यक्ष बने, प्रारूप समिति, उद्देश्य समिति, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि आप देखते होंगे, आप जान रहे हो, क्योंकि स्टडी विद सांग में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की, कठिन मेहनत के द्वारा टू द पॉइंट बात करके। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करने से पीछे ना हटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।